हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं मादा में जनन की। क्योंकि इससे पहले हम पुरुष में जनन पढ़ रहे थे, तो अब उसके बाद हमारा आता है मादा में जनन। कि मादा में जनन क्या होता है, ये आपको पता ही कि हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, मानव में जनन। ठीक है, उसमें हमने युग्मक जनन पढ़ लिया था, नर पुष्पांग पढ़ लिया था, मादा पुष्पांग पढ़ लिया था और नर में निषेचन पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं मादा में जनन कैसे होता है। तो मादा में जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। इस पे ध्यान थोड़ा देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार ये एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन 101% आएगा। क्योंकि ये पिछली बार नहीं आया था, उससे पहले साल आया था, तो जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं मादा में जनन की। ये हाइपोथैलेमस के पास, यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है हमारी बॉडी में, उसके पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में तो आपने सबको पता ही होगा कि जिससे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स हमारा रिलीज होता है। तो जो हाइपोथैलेमस होता है हमारा बॉडी में, उसके पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है जिससे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हमारा स्रावित होता है। ठीक है, उसी से मादा में यौनारंभ शुरू होता है। यानी कि जैसे ही हार्मोन स्रावित होगा वैसे ही मादा में यौनारंभ शुरू हो जाएगा। मादाओं में जो यौनारंभ शुरू होता है, यानी कि फीमेल्स में, हम पढ़ रहे थे मेल्स में 14 to 16 के बीच में हो रहा था। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जो ये यौनारंभ होता है, यानी कि प्यूबर्टी होती है, वो 12 से 13 ईयर्स के बीच में स्टार्ट हो जाती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में कि मादा में यौनारंभ कैसे होता है, प्यूबर्टी इन फीमेल। सबसे पहले बात करते हैं कि मादाओं पुरुषों की अपेक्षा यौनारंभ पहले प्रारंभ होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो फीमेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, यानी कि 14 to 16 के बीच में होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें 12 से 13 के बीच में स्टार्ट हो जाता है यौनारंभ। तो मादाओं में यौनारंभ 12 to 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है, या फिर 12 से 13 वर्ष की आयु में उनमें क्या होती है, उनमें शारीरिक वृद्धि होती है, यानी कि उनकी जो बॉडी शेप होती है वो चेंज होने लगती है। उसके बाद जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो भी शुरू हो जाती है, यानी कि उनमें अंडे बनना शुरू हो जाता है इस उम्र में ही। यानी कि जैसे उनके पीरियड्स स्टार्ट होंगे वैसे उनमें अंडोत्सर्ग की क्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि मादाओं में द्वितीय के लैंगिक लक्षण, गौण लक्षण क्या होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल्स क्या होता है। सबसे पहले हम देख रहे थे कि जो हमने मेल में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि जो मेल्स थे उनकी आवाज़ क्या होती, उनकी आवाज़ मोटी और भारी हो जाती थी। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, उनकी आवाज़ मधुर और तीव्र हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि शरीर तेज़ी से उनका वृद्धि करता है और उनके स्तन जो होते हैं उनमें काफ़ी उभार आने लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनकी मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं। जननांगों एवं बगल में बाल उग जाते हैं उनके। और क्या होता है कि नर की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। ये हमने मेल्स में भी पढ़ा था कि उनका फीमेल्स की ओर आकर्षण बढ़ता है, और और फीमेल्स में क्या होता है कि उनका मेल्स की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है। अब जानते हैं कि मासिक धर्म या अधुचक्र या ऋतुस्राव या मासिक चक्र हमारा होता क्या है। इसको एक ही है, मासिक धर्म चक्र भी बोल सकते हैं, अधुचक्र भी बोल सकते हैं, ऋतुस्राव भी बोल सकते हैं, मासिक चक्र भी बोल सकते हैं, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है कि जब मादा 13 से 14 वर्ष के बीच में आती है, 45 से 50 की वर्ष तक क्या होता है, इसके बीच में उस टाइम जो ये बीच का जो पीरियड टाइम होता है इसको बोलते हैं प्रजनन काल। तो यानी कि 13 से 14 और 45 से 50 के बीच में क्या होता है, इनमें प्रजनन काल होता है। अब क्या होता है कि इस प्रजनन काल में प्रत्येक माह 28 दिन होते हैं। प्रत्येक माह 28 दिन में क्या होगा, 28 दिन में इनमें अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। यानी कि फीमेल्स में क्या होता है कि इनमें 28 दिन ऐसे होते हैं जिनमें एक अंडा बनता है, बाकी के 5 डेज इनके अलग पीरियड्स चलते हैं, अंडे का उत्सर्जन होता है, और इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यह क्रिया प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से होती है, यानी कि महीने में एक ही अंडा एक फीमेल के अंडोत्सर्ग से बनेगा। अब ये जो प्रोसीजर है ये हर महीने रिपीट होता है। ठीक है, निषेचन ना होने पर अनिषेचित अंडा, जब इनका निषेचन नहीं हो पाता इनमें, तो जो उनमें अनिषेचित अंडा होता है वो ऊतक द्रव और रुधिर के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलता है। यानी कि जो पीरियड्स जिसको बोलते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अनिषेचित अंडा जो होता है वो ऊतक द्रव और रुधिर के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलता है, जो प्रोसेस 3 to 5 डेज होता है सारी फीमेल्स के बीच में। ये पर मंथ प्रोसेस है, ये 3 to 5 डेज रेगुलर प्रोसेस है इनका, यानी कि महीने में एक बार होता ही होता है। इस क्रिया को मासिक धर्म कहते हैं, जो 4 से 5 दिन तक रुधिर स्राव होता रहता है।
अब जब मासिक धर्म के बारे में हमने पढ़ लिया तो अब हम पढ़ेंगे अंडाणु जनन क्या होता है, यानी कि इनमें अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। मासिक धर्म में हमने ये तो पढ़ लिया कि अंडाणु का निर्माण होता है। इनमें अंडाणु क्या होता है, अगर वो निषेचित नहीं होता तो वो योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है रुधिर के द्वारा या ऊतक द्रव के द्वारा। तो अब जानते हैं कि अंडाणु जनन यानी कि oogenesis हमारा होता क्या है। जो हम इसे उसमें भी पढ़े थे, जो हमने अभी मेल्स वाला जो जर्मिनेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था, उसी की सेम प्रोसेस ये अंडाणु जनन है, यानी कि फीमेल्स में भी वैसे ही होता है सेम। तो बात करते कि अंडाशय की जो जननिक उपकलीय कोशिकाएं होती हैं, जननिक उपकलीय कोशिकाओं से विभाजन के फलस्वरूप अगुणित एन अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। तो अंडाशय होता है, अंडाशु में जो जर्म सेल्स बनती हैं हमारी प्राइमरी जर्म सेल्स, उनमें जो विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, उसके फलस्वरूप अगुणित एन कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि एन कोशिकाएं इनके अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप्स में होता है। तो फर्स्ट होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा होता है हमारा वृद्धि प्रावस्था, तीसरा होता है हमारा परिपक्व प्रावस्था मैचुरेशन फेज। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आपने पिछली टॉपिक्स देखे हैं पढ़े हैं तो शायद आपको याद आ रहा होगा कि ये तो पिछले जैसा सेम ही है। तो हाँ, ये पिछले जैसा सेम ही है, जैसा पुरुष में हो रही थी बात वैसी मेल सेम फीमेल में बात हो रही है, कि मेल में भी तीनों प्रोसेस हो रहे थे और फीमेल में भी तीनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, यानी कि गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्व प्रावस्था। तो अब बात करते हैं कि हमारी गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज होता क्या है। जो अंडाशय की जो जननिक कोशिकाएं होती हैं, अंडाशय की जननिक कोशिकाओं में उपस्थित, पहले डायग्राम देख लेते हैं उसके बाद थ्योरी में देखेंगे कि होता क्या है। बात करते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ये जो हमारी फर्स्ट जर्म सेल है, फर्स्ट जर्म सेल से हमारा समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होंगे, हमारी 2 सेल बन जाएंगी, क्योंकि हमारी ये 2n सेल है तो यहाँ भी ये 2n नंबर सेल बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इन दोनों सेल से ये 2 सेल और इन दोनों से ये 2 सेल, जिन्हें बोलेंगे अंडाणु कोशिका, ऊगोनिया। तो ये होता है हमारा गुणन प्रावस्था, यानी कि जो अंडाशय की जो जननिक कोशिकाओं में उपस्थित प्राथमिक जनन कोशिकाएं होती हैं वो समसूत्री विभाजन करती हैं और अपनी संख्या में क्या करती हैं, वृद्धि कर लेती हैं। जैसे कि यहाँ से हमने देखा कि इन्होंने अपनी संख्या में वृद्धि कर ली, और ये क्या होंगी, ये 2n नंबर कोशिका होती हैं और फिर से ये समसूत्री विभाजन करती हैं, यानी कि यहाँ पे फिर इनका समसूत्री विभाजन इन्होंने 2 से 4 डेवलपमेंट कर लिया, और ये भी 2n कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं को अंडाणु कोशिका कहा जाता है, यानी कि इन्हीं से अंडाणु का निर्माण होगा और इन्हें ऊगोनिया कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था की, कि हमारी वृद्धि प्रावस्था क्या होती है। वृद्धि प्रावस्था ये होती है कि जब अंडाणु कोशिका से ये अंडाणु कोशिका जो होती है पोषक पदार्थों का संचय कर लेती है। जो हमारी वृद्धि प्रावस्था है इसमें क्या होता है कि इसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं यानी कि भोज्य पदार्थ होते हैं उनका ये संचय करती है। उसके बाद फिर इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें क्या होता है, इसमें प्राथमिक अंडाणु कोशिका बनती है, प्राइमरी oocyte, और इसी को कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। यानी कि वृद्धि प्रावस्था बस खाली इतनी होगी कि एक अंडाणु का निर्माण हमारा हो गया। उसके बाद आती है हमारी परिपक्व प्रावस्था, यानी कि हमारा ग्रोथ फेज स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ग्रोथ फेज में यहाँ तक तो हमारी 2n कोशिकाएं चल रही हैं, यानी ऊपर से जब डेवलपमेंट होता हुआ आ रहा है तो यहाँ तक तो 2n ही हो गई। 2n डिवाइड हो जाएगी। 2n यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन करती है, क्योंकि यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा था, यहाँ पे ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो ये डिवाइड हो जाएगी। 2n जो कोशिका है वो हमारी nn में डिवाइड हो जाएगी। जब ये nn में हमारी डिवाइड हो जाएगी तो एक कोशिका बनेगी हमारी द्वितीयक अंड कोशिका, यानी कि जैसा मैंने आपको भी बताया था मासिक धर्म चक्र के दौरान कि हमारा 1 महीने में एक ही अंडा बनता है। फीमेल्स में 1 महीने में एक ही अंडा बनता है, तो वो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एक अंडा यहाँ पे बन रहा है, द्वितीयक अंड कोशिका में ये एक अंडा हमारा बन रहा है। और बाकी क्या हो रहा है, बाकी हमारी ध्रुवीय केंद्रक बन रहे हैं। प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हमारे ध्रुवीय केंद्रक बन रहे हैं। अब यहाँ पे जब द्वितीयक अंड कोशिका बन गई, द्वितीयक अंड कोशिका से क्या होगा, फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा। जब द्वितीयक अंड कोशिका तो द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस एंड से डबल एंड बनेंगे, यानी कि एक अंडाणु बनेगा और बाकी ध्रुवीय केंद्रक बनेंगे। और यहाँ पे भी इनसे प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ध्रुवीय केंद्रक से यहाँ पे 2 ध्रुवीय केंद्रक बने, जिसको द्वितीयक पोडोसाइट बोलते। पोडोसाइट यानी कि ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि क्या हुआ, एक हमारा अंडाणु बन गया, ओवा बन गया, बाकी 3 हमारी ध्रुवीय केंद्रक बन गए। तो ये होता है हमारा अंडाणु जनन। और यही प्रोसेस
यही प्रोसेस होता है फीमेल्स में अंडाणु बनने वाला। ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसको प्लीज़ बार बार इसको रिपीट करें, इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अब जान लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में कि इसमें होता क्या। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि प्राथमिक अंडकोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, एक छोटी और दूसरी बड़ी, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा। बड़ी कोशिका का नाम क्या होगा, सेकेंडरी oocyte, जो द्वितीयक अंडकोशिका है, ये एन नंबर में होगी, तथा दूसरी का नाम होगा प्राइमरी पोडोसाइट, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। अब द्वितीयक अंडकोशिका क्या करती है, अंडवाहिनी से स्रावित हो जाती है। अभी अंडवाहिनी में दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके फलस्वरूप दूसरी बड़ी कोशिका बनती है। अब दूसरी जो छोटी कोशिका बनती है ये संख्या में 3 होती है और इन्हें ही द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। और बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, यानी कि एक अंडाशय से एक अंडे का निर्माण होता है। तथा अंडाणु जो होते हैं वो अगुणित एक कोशिकीय और एक केंद्रकीय होते हैं।